नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आउटलुक पर। आज हम मगध साम्राज्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके अंतर्गत हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति से लेकर यूनानी आक्रमण तक के बारे में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। बौद्ध ग्रंथ था एक अंगुत्तर निकाय तथा एक जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र, जिसके द्वारा हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, कौन कौन से ग्रंथ थे जिनके माध्यम से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो एक बौद्ध ग्रंथ था जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय, और एक जैन ग्रंथ था जिसे हम भगवती सूत्र के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार इनका विवरण निम्नलिखित है। अंगुत्तर निकाय में इनके बारे में जो विवरण दिया गया है वह निम्नलिखित है। काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। अंग महाजनपद, इसकी राजधानी थी चंपा। अगर हम बात करें कौशल महाजनपद की, तो इसकी राजधानी श्रावस्ती, या जिसे हम अयोध्या के नाम से जानते हैं, थी। अगर हम बात करें मगध महाजनपद के बारे में, तो मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिव्रज, जिसे हम राजगिरी के नाम से भी जानते हैं। अगर वज्जी महाजनपद की बात करें, तो वज्ज महाजनपद की राजधानी थी विदेह एवं मिथिला। मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनारा और पावा। अगर हम बात करें चेदी महाजनपद की, तो चेदी महाजनपद की राजधानी थी सुक्ति, या इसको शक्तिमती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशांबी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी उत्तरी पांचाल अहिछत्र, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र एवं दक्षिणी पांचाल को हम काम्पिल्य के नाम से जानते थे। अगर मत्स्य महाजनपद की बात करें, तो इसकी राजधानी थी विराट नगर। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा में स्थित थी। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटन या पोटली में स्थित थी। अगर हम बात करें अवंती के बारे में, तो अवंती की राजधानी उत्तरी अवंती, जिसे हम उज्जैनी के नाम से जानते हैं, एवं दक्षिणी अवंती, जिसे हम महिष्मती के नाम से जानते हैं, निम्न स्थानों पर थी। गांधार की बात करें, तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। अगर हम बात करें कंबोज महाजनपद की, तो इसकी राजधानी थी लाजपुर अथवा हाटक। ठीक है दोस्तों, तो कंबोज की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? लाजपुर, अथवा जिसे हम हाटक के नाम से जानते हों। लाजपुर नाम हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हों, लेकिन इसे लाजपुर के नाम से भी जानते हैं हाटक को। ठीक है दोस्तों, 16 जो महाजनपद थे, उनमें सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। ठीक है दोस्तों, आप ऐतिहासिक जितने भी कार्यक्रम आते होंगे आपने देखा होगा, उनमें मगध के बारे में कहीं न कहीं उल्लेख मिलता है। अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो दोस्तों, अस्मक की महत्ता इसलिए है क्योंकि अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो मतलब 16 जो महाजनपद थे, उनमें एक अस्मक ही दक्षिण भारतीय था। अगर हम बात करें वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थित थी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, निम्न 2 स्थानों पर वज्जी और मल्ल में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, तथा शेष महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों, तो यही 2 स्थान था जहाँ पर गणतंत्र था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि क्या उस समय भी गणतंत्र था, लेकिन हाँ दोस्तों, वज्जी एवं मल्ल में उस समय भी गणतंत्र था। वज्जी के 8 गढ़ों के द्वारा इस संघ की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, जो वज्जी का गढ़ संघ था वो 8 गढ़ों से मिलकर बना था, जिसे हम अष्टकुलिक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अष्टकुलिक की जहाँ पर बात आएगी तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है 8 गढ़ों की स्थापना। बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। ठीक है दोस्तों, तो बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था।
ठीक है दोस्तों। तो लिच्छवी गणराज्य बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली साम्राज्य गणराज्य था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो अब मगध के उत्कर्ष के बारे में हम जानेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में समस्त उत्तरी भारत में राजनीतिक श्रेष्ठता के संघर्ष में मगध अन्य राज्यों से अधिक शक्तिशाली रहा और यह प्रथम साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय पर सबसे पहले विकसित होने वाला साम्राज्य कौन सा था? तो दोस्तों वो मगध साम्राज्य था जो कि विकसित हुआ था। अब विकसित होने के प्रमुख कारण क्या क्या थे? अगर हम बात करें इसके कारण, तो निम्न कारण थे दोस्तों। मगध के उत्कर्ष के कारणों में भौगोलिक अवस्थिति, इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि किसी भी राज्य के उत्कर्ष में उसका स्थान या उसकी भौगोलिक स्थिति का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता थी, क्योंकि जहाँ पर संसाधन ज़्यादा होंगे विकास भी उसी का होगा। वहाँ पर लोहे की खान थी, लकड़ी एवं हाथियों का क्षेत्र था। तो लकड़ी आदि थी जो कि विभिन्न हथियार आदि बनाने में प्रयोग होती थी, तथा जीवन के विभिन्न उपकरणों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता था। गंगा की घाटी थी, तो सीधी सी बात है यहाँ पर उपजाऊ मृदा भी थी, जो इसकी समृद्धि का एक प्रमुख कारण था। साथ ही साथ इसका व्यापारिक मार्ग भी मगध को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करता था। और यहाँ के जितने भी शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने अपनी कुशल राजनीति के द्वारा षोडश महाजनपदों में से एक मगध को साम्राज्य के रूप में विकसित किया। तो दोस्तों जितने भी महाजनपद थे उनमें मगध के जो राजा थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे, और उन्होंने अपनी राजनीति इस तरीके से की कि उनके साम्राज्य को स्थिरता प्राप्त हुई, साथ साथ उनकी मजबूती भी बढ़ी। मगध के उत्कर्ष में यहाँ के कई राजवंशों के राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान दोस्तों रहा है, जिसमें पहला राजवंश हर्यक वंश था। तो दोस्तों मगध का पहला राजवंश कौन सा था? हर्यक वंश था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसके संस्थापक वेदरथ थे। ठीक है दोस्तों, और इसकी राजधानी गिरिब्रज थी, जिसे हम राजगृह के नाम से भी जानते हैं। हर्यक वंश का पहला शासक एवं संस्थापक दोस्तों बिंबिसार था। ठीक है दोस्तों, तो हर्यक वंश का पहला शासक एवं संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है दोस्तों, तो जो बिंबिसार था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और यह कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में शामिल कर लिया। तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा दिया और जो उसका साम्राज्य था अंग राज्य, उसको मगध में शामिल कर लिया। और बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के पांडु रोग का भी इलाज करने के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पॉइंट से देखिए, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा गया है कई एग्जामों में कि पांडु रोग के इलाज के लिए किसने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के पांडु रोग के इलाज के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। और चंड प्रद्योत कहाँ के शासक थे दोस्तों? तो चंड प्रद्योत अवंती के शासक थे। बिंबिसार ने एक अपनी रणनीति अपनाई थी वैवाहिक संबंध संबंधी। इसके द्वारा बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को विस्तार प्रदान किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन, दोस्तों ध्यान रखिएगा, कौशल नरेश कौन थे? प्रसेनजित थे। इनकी बहन का नाम क्या था दोस्तों? तो नाम में देख सकते हैं महाकोशला। ठीक है दोस्तों, तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रसेनजित की बहन का नाम क्या था? महाकोशला। वैशाली के चेटक की पुत्री थी चेलना, तथा मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से भी शादी की तथा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो बिंबिसार ने किनसे शादी की थी दोस्तों? तो बिंबिसार ने प्रसेनजित की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से तथा मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दी थी। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों।
बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई थी और अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। और अजातशत्रु को हम एक अन्य नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उसका एक अन्य नाम क्या था दोस्तों? कुड़िक। ठीक है दोस्तों, वैशाली युद्ध में अजातशत्रु ने रथ, मूषल एवं महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया था। तो वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु के द्वारा रथ, मूषल एवं महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया गया था। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के अवशेषों पर अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप का भी निर्माण कराया था। इसी के काल में राजगृह की जो सप्तपाणी गुफा थी वहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया था। अब अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और वही कहते हैं ना कि जैसा किया आपने उसी का फल आपको मिलता है। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और इनके पुत्र उदयन के द्वारा अजातशत्रु की भी हत्या कर दी गई। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और अजातशत्रु की हत्या इनके पुत्र उदयन के द्वारा की गई। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। तो दोस्तों पाटलिपुत्र जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। और उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। दोस्तों ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नाग दशक था। तो हर्यक वंश का अंत हो गया मगध साम्राज्य में। अंतिम शासक हर्यक वंश का कौन था दोस्तों? नाग दशक था। और नाग दशक की हत्या कौन करता है? तो नाग दशक को शिशुनाग नामक एक अमात्य ने पदच्युत कर दिया और मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो शिशुनाग ने नाग दशक को पदच्युत कर लिया, अर्थात उसको पद से हटा दिया और एक नए वंश की अब नींव पड़ती है, जिसे हम शिशुनाग वंश के नाम से भी जानते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। ठीक है दोस्तों, तो शिशुनाग ने पाटलिपुत्र यानी अर्थात पटना से हटाकर अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? वैशाली पर स्थापित की। शिशुनाग के बाद उसका उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र लेके आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में की थी, किंतु कालाशोक जो कि उसका उत्तराधिकारी था उसने राजधानी को पुनः वापस पाटलिपुत्र ले आया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था, जिसे हम महानंदिन के नाम से भी जानते हैं। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। दोस्तों अब नंदवंश प्रारंभ हो गया है और जो इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था महापद्मनंद और यह एक शूद्र शासक था। इस बात का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह एक शूद्र शासक था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक तथा भार्गव कहा गया है। तो दोस्तों पुराणों में महापद्मनंद के बारे में जिक्र किया गया है और किस नाम से किया गया दोस्तों? सर्वछत्रांतक तथा भार्गव। ठीक है दोस्तों, तो दो नामों से इसका जिक्र किया गया है। और भार्गव जानते होंगे दूसरे परशुराम का अवतार माना गया है। ठीक है, और इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और उसने एक राट और एक छत्र की उपाधि भी धारण की। तो महापद्मनंद ने कौन कौन सी उपाधियां दोस्तों धारण की थी? एक राट और एक छत्र की उपाधि भी धारण की थी। पाणिनि महापद्मनंद का समकालीन एवं उसका मित्र था। तो दोस्तों पाणिनि की आपने अष्टाध्यायी तो सुनी होगी। तो पाणिनि किसके समकालीन था? तो पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन था और उसका मित्र था, जिसने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की थी। दोस्तों अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। नंदवंश का अंतिम शासक दोस्तों घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों, सिकंदर का समकालीन कौन था? तो सिकंदर का समकालीन घनानंद था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने
युद्ध में पराजित किया था। मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। आइए अब कुछ बात कर लेते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में दोस्तों हुआ था तथा सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का जल सेनापति दोस्तों निर्याकस था। जो इनकी नेवी थी उसका सेनापति कौन था? निर्याकस था दोस्तों। और जो सामान्य सेना थी उसका सेनापति कौन था? थल सेना जिसे हम कहते हैं सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर ने पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध हुआ था सिकंदर का, जिसे हम हाइडेस पीच या झेलम का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर की मृत्यु दोस्तों 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई थी, यानी 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। जन्म कब हुआ था दोस्तों? 356 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब हुई दोस्तों? 323 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? बेबीलोन में। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बहुकेफला था। सिकंदर का एक घोड़ा था जो कि काफ़ी प्रसिद्ध था और उसका नाम बहुकेफला था। और इसी के नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे बहुकेफला नामक नगर को भी बसाया था। तो अपने घोड़े के नाम पर सिकंदर के द्वारा बहुकेफला नगर बसाया गया। भविष्य में और भी बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।